नमस्कार दोस्तों, मैं सी दिनेश हाजिर हूँ एक और नई वीडियो में आप लोगों के साथ में। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिंपल टेक विद सी दिनेश। दोस्तों, हमने लास्ट सेक्शन जो कर रहे हैं हम लोग वो कर रहे हैं सेक्शन नंबर 15, जो कि बात करता है हमारा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई की। जिसकी 2 वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, मेरे चैनल पर अपलोड कर दी है मैंने, वो आप देख लीजिएगा। जिसके अंदर हमने इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की बात कर ली थी। वो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन कब, जब हमारा तो सप्लाई की जो वैल्यू है वो होलली इन मनी है, यानी कि सोल कंसिडरेशन जो आप उसमें दे रहे हो वो सिर्फ पैसे की फॉर्म में देंगे। बट अगर आपका जो कंसिडरेशन है वो आपका होलली इन मनी नहीं है, मीन्स आप सारा का सारा पैसा मनी में ना दे करके कोई गुड्स भी दे रहे हैं, कुछ अमाउंट मनी में दे रहे हैं, कुछ पैसा दे रहे हैं, प्लस कुछ कोई वैल्यू दे रहे हैं। वैल्यू मतलब कोई गुड्स दे रहे हैं उसके बदले में, ठीक है। तो दोस्तों, उसके लिए जब हमारी नॉट सोल कंसीडरेशन होता है, मीन जब सोल कंसीडरेशन में कोई वैल्यू टैक्सेबल नहीं निकल सकती, तब हमारी बात आती है रूल्स की, ठीक है। अगर हमारा सिर्फ मनी के अंदर होता तो हमारा सेक्शन 15 सफिशिएंट था। क्योंकि सफिशिएंट इसलिए किस सेंस में, क्योंकि सेक्शन 15 ये बोल देता है कि अगर आपका पूरा का पूरा अमाउंट जो है, जो आपने गुड्स बेचा है, उसका पैसा आपको पैसा ही मिल जा रहा है, यानी कि मनी में मिल जा रही है वैल्यू, तो हमें रूल्स तक जाने की जरूरत ही नहीं है। बट क्योंकि हमारे को जब वो गुड्स बिक रही है तो हमारे को कुछ तो पैसा मिल रहा है, कोई दूसरी गुड्स मिल रही है उसके बदले में, तो हमारे को उस केस में हमारा जो है रूल्स का सिनेरियो आ जाता है। तो रूल्स में हमारे को बताया जाता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे, मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई नॉट होल्डली इन मनी के केस में कैसे डिटरमाइन की जाएगी, कैसे निर्धारित करी जाएगी, ठीक है। इसके अंदर काफी सारे रूल्स हैं, हम एक एक करके चलेंगे। आज मैं खाली एक ही रूल बताऊंगा, रूल नंबर 27, जो कि बात करता है कंसीडरेशन ऑफ द सप्लाई नॉट होल्डिंग इन मनी। मींस कंसीडरेशन तो आपको मिला सप्लाई का, लेकिन वो पूरा का पूरा मनी के फॉर्म में नहीं मिला, कोई गुड्स भी मिल गया उसके अंदर। तो रूल्स 27 के अंदर जब हमारे पास में ऐसा केस आता है, कंसीडरेशन ऑफ सप्लाई नॉट होल्डिंग इन मनी, तो इसमें हमारे 4 केस बनते हैं। पहला बनता ओपन मार्केट वैल्यू, कि गुड्स की हम सब सीधा सीधा है कि हम उस गुड्स की ओपन मार्केट वैल्यू देख ली कि वो मार्केट में अगर हम लोगों को एज इट इज खरीदने जाते हो वो कितने का मिलता। अगर ओपन मार्केट वैल्यू हम नहीं निर्धारित कर सकते, मीन्स अगर वो ओपन मार्केट वैल्यू हमें नहीं पता, ये अवेलेबल नहीं है उस गुड्स की, तो उस केस में वो बोलता है कि कंसिडरेशन जो हमने मनी में दिया प्लस जो गुड्स हमने दी है उसकी वैल्यू अगर हमारे को पता है एट द टाइम ऑफ सप्लाई, तो हम दोनों को ऐड करके ले लेंगे, तो वो हम मान लेंगे कि ये वैल्यू ऑफ सप्लाई है। तीसरा केस आता है कि भाई हमारे को दोनों ही केस नहीं पता, हमारे को ओपन मार्केट वैल्यू भी नहीं पता, हमारे को ये भी नहीं पता कि कंसीडरेशन इन मनी या फिर वैल्यू ऑफ जो गुड्स हम दे रहे हैं एट द टाइम ऑफ सप्लाई वो क्या है उसकी वैल्यू, या दोनों ही केस से बाहर हो जाता है। तो रूल्स कहते हैं कि सेम गुड्स मीन उससे मिलती जुलती गुड्स जो कि सेम वर्क कर सकती है, उससे मिलती जुलती सर्विस जो कि सेम काम कर सकती है, उसकी वैल्यू आप देख लीजिए और उसके बेसिस पे इसको निर्धारित कर लीजिए, उसके बेसिस पे डिटरमाइन कर देंगे, ठीक है। और डी बोलता है कि भाई अगर ये तीनों ही केस फेल हो जाते हैं, यानी कि ओपन मार्केट वैल्यू भी नहीं पता चल पा रही, हमारे पास में कंसीडरेशन इन मनी प्लस वैल्यू ऑफ गुड्स नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई भी नहीं हमारे को पता, हमारे को लाइक एंड काइंड टाइप की गुड्स भी नहीं मिल पा रही हैं, तो वो कहता है फिर आप रूल 30 या रूल 31 में चले जाइए, वहां पे जाकर निर्धारित कर लीजिए। रूल 30 जो बात करता है वो कहता है कि अगर गुड्स का केस है आपका और मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट जो आ रही है आप उसको 110% ले लीजिए। मीन्स अगर आपकी ये आपका 100 रुपए होता और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो इसमें 10 रुपए और ऐड कर लीजिए, यानी कि 110% वो बोल देता है इसका, ठीक है। अब मैं इसके एग्जांपल के साथ में बताता हूं कि कैसे कैसे निर्धारित होती है। सबसे पहले आते हैं हम ओपन मार्केट वैल्यू, ठीक है। ओपन मार्केट वैल्यू का मतलब होता है कि आपको वो गुड्स, लाइक आपके लिए एग्जांपल है, आपने देखा होगा कि आज के टाइम में अगर आप कोई नया फोन खरीदने के लिए जाते हैं तो एक ऑफर चलता है कि आप नया फोन ले जाइए, पुराना फोन हमें दे जाइए और कुछ अमाउंट और दे दो, हम नया फोन आपको दे देंगे, ठीक है। मान लीजिए आप एक मोबाइल लेने के लिए गए, ठीक है, ये मोबाइल आपको दुकान वाले ने कहा कि मैं 20,000 रुपए में दे दूंगा,
बट आपको पुराना मोबाइल देना पड़ेगा मेरे को, ओल्ड मोबाइल भी आप मेरे को दे देंगे। ठीक है। अब मान लीजिए कि उसने 20,000 रुपए तो कस्टमर ने कैश दिया, ओल्ड मोबाइल दिया, और दुकानदार ने ये बोल दिया कि भाई ये जो ओल्ड मोबाइल की जो आपकी वैल्यू है वो 2,000 रुपए है। ठीक है। और जो अभी मार्केट में जो मोबाइल का प्राइस चल रहा है, जो न्यू मोबाइल है, मार्केट प्राइस जो है वो 22,000 है। ठीक। मीन्स मोबाइल का मार्केट प्राइस तो 22,000 रुपए था, बट आपकी जेब से गया कितना, 20,000 इन कैश। और एक आपका पुराना मोबाइल जो आपके पास था वो भी दुकान वाले ने ले लिया आपसे कितना, 2,000 रुपए में। तो यहां पे जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 22,000 रुपए टैक्सेबल वैल्यू, जिसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। ठीक है। यही होती है ओपन मार्केट वैल्यू। मीन्स जो गुड्स आप खरीद रहे हैं वो अगर आप उसके बदले में कुछ और नहीं देते तो उसके अभी ओरिजिनल वैल्यू क्या है मार्केट में। मीन्स ओरिजिनल मार्केट वैल्यू क्या थी उस मोबाइल की। वैसे तो मोबाइल अगर खरीदना वैसे बिना विदाउट एनी एक्सचेंज, यानी कि बिना एक्सचेंज के अगर आप खरीदने के लिए जाते हैं, ये एक्सचेंज है। ठीक है। बिना एक्सचेंज के खरीदने के लिए जाते तो 22,000 रुपए का पड़ता, बट क्योंकि आपने ओल्ड मोबाइल दिया एक्सचेंज में 2,000 रुपए का और 20,000 आपके जेब से गया, तो ये 22,000 रुपए जो मार्केट वैल्यू फोन की थी वही मानी जाएगी कि यही हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई है, इवन तो कि आपकी जेब से सिर्फ 20,000 ही गया है। ठीक है। तो जो मार्केट प्राइस होगा, क्योंकि मार्केट प्राइस हमारे पास में वो अवेलेबल है, ओपन मार्केट वैल्यू का ये जो है एज इट इज, ये डेफिनेशन ही आपको बता रही है। ओपन मार्केट वैल्यू मीन उस गुड्स की ओरिजिनल मार्केट वैल्यू अभी के टाइम पे क्या है। दूसरा आता है ओपन मार्केट वैल्यू आपको नहीं पता। ठीक। जस्ट लाइक आप एक लैपटॉप लेने के लिए गए, ठीक, और आप जो है आप भी एक डीलर है लेकिन आप प्रिंटर में डील करते हैं, आप प्रिंटर के डीलर है। ठीक है। आपको ओपन मार्केट वैल्यू लैपटॉप की नहीं मिल पा रही है, पता ही नहीं है हमारे को, हमें एक लैपटॉप की जरूरत है और आप एक प्रिंटर डीलर है, आपको एक लैपटॉप की जरूरत पड़ गई भाई मेरे को, क्योंकि हमारे पास में प्रिंटर जो हम लोग डील करते हैं, हम लोग ये जब प्रिंटर बेचते हैं तो हमारे को उसका बिल काटने होते हैं, तो हम उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाएंगे लैपटॉप में और अपने बिल वगैरह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके बिल बनाएंगे। तो जब आप ये खरीदने के लिए गए तो आपको ये पता है, क्योंकि आप प्रिंटर के डीलर हैं, आपने उस दुकानदार से जिससे आप डील करने के लिए गए हैं उसे ये बोला कि मैं आपको एक प्रिंटर दे देता हूं। ठीक है। प्रिंटर की कॉस्ट आपको पता है क्योंकि आप खुद ही डीलर है, आपको वैल्यू पता है जो गुड्स आप दे रहे हैं, वैल्यू ऑफ गुड्स नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, यानी जो गुड्स दे रहे हैं आपको प्रिंटर की वैल्यू पता है कि ये 4,000 रुपए का है। ठीक है। उस डीलर ने, जो लैपटॉप का डीलर है, उसने कहा कि मेरे को आप 40,000 रुपए और दो। ठीक। मतलब एक प्रिंटर दो, 40,000 रुपए और दो, लेकिन लैपटॉप की ओपन मार्केट वैल्यू आपको नहीं पता, तो यहां पे जो वैल्यू मानी जाएगी लैपटॉप की, जो लैपटॉप की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 44,000 प्लस जीएसटी, मतलब 44,000 आपकी टैक्सेबल वैल्यू हो गई, वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस जीएसटी, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। क्यों, कंसिडरेशन इन मनी कितना गया था आपका, 40,000, और वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ गुड्स नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ये कितना गया आपका, 4,000। ठीक है। ओपन मार्केट वैल्यू, आपको मार्केट का प्राइस पता है उस चीज का जो खरीदने के लिए आप जा रहे हैं, कि वो मार्केट में अगर हम विदाउट एनी एक्सचेंज, बिना किसी गुड्स वगैरह के देते तो वो कितने की मिलती। बट ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल ही नहीं, मीन आपको पता ही नहीं वो मार्केट में कितने की मिलेगी, लेकिन आप एक गुड्स डीलर है, आपको जो गुड्स आप दे रहे हैं और जो ऊपर से उसके ऊपर कैश दे रहे हैं वो आपको पता है कि कितने का देना है मेरे को, कि गुड्स जो मैं दे रहा हूँ उसकी वैल्यू कितनी है और जो मैं कैश दे रहा हूँ वो वैल्यू कितनी है, तो हम उन दोनों को टोटल करके निकाल लेंगे, वो हम मान लेंगे कि भैया ये इसकी वैल्यू है ओरिजिनल जिसके ऊपर मैं खरीदना जा रहा हूं और उसके ऊपर हमें जीएसटी देना पड़ेगा। थर्ड केस आता है कि भाई लाइक एंड काइंड, मींस आपका ये कंडीशन बाहर हो गई, ओपन मार्केट वैल्यू नहीं पता, आप कंसीडरेशन कितना देने वाले हैं अभी आपको कोई डिटरमाइन ही नहीं हो पा रहा, वैल्यू जो आप गुड्स की दे रहे हो वो भी आपको नहीं पता कितने की दे रहे हो, जस्ट लाइक पुराना फोन दे रहे हो आपको पता ही नहीं हो कितने मार्केट में जाएगा, पैसा कितना देंगे आपको कुछ नहीं पता, ओपन मार्केट वैल्यू भी उसकी अवेलेबल नहीं है।
मीन्स आपको जो नया गुड्स जो आप खरीदने के लिए जा रहे हैं उसको आपको पता ही नहीं है कि वो कितने का मिलेगा। उस केस में गवर्नमेंट कहती है, उस केस में जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है कि यदि आप ए से या बी से आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, इस रूल से भी बाहर हो गया, इस रूल से भी बाहर हो गया, तो आप देखो जो गुड्स आप खरीदने के लिए जा रहे हैं उससे मिलता जुलता कोई दूसरा गुड्स मार्केट में अवेलेबल होगा जो सेम काम करता होगा, उसकी वैल्यू आप चेक कर लो। लाइक आप एक वॉशिंग मशीन लेने के लिए गए, ठीक है, आपको एक एलजी की वॉशिंग मशीन पसंद आई, ठीक है, सेमी ऑटोमेटिक, आपको एलजी की वॉशिंग मशीन पसंद आ गई, लेकिन उसका मार्केट प्राइस अभी दुकानदार के पास में नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है, वो कह रहा है मुझे नहीं आइडिया, तो आप कह रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं। उसके बाद में लेकिन सैमसंग की सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, सैमसंग की जो मशीन है उसका प्राइस अवेलेबल है, कितना, 15,000 रुपए, ठीक। सैमसंग की मशीन का उसे पता है, लेकिन काम क्या है, ये एलजी की भी वॉशिंग मशीन है, सैमसंग की वॉशिंग मशीन है, लाइक एंड काइंड दोनों सेम है, काम दोनों सेम करेंगी, ठीक है। तो इस केस में गवर्नमेंट कह रही है क्योंकि आप ऊपर से निर्धारित नहीं कर पा रहे, तो ये मान लो कि जो सैमसंग की वॉशिंग मशीन का प्राइस है वो सेम प्राइस आप इसका भी मान सकते हो, 15,000 रुपए, प्लस उसके ऊपर आप जीएसटी चार्ज कर लीजिए। तो अगर आपको नहीं पता चल पा रहा, ऊपर दो वैल्यू के अंदर नहीं आ पा रहा है, तो फिर हम तीसरे केस में जाते हैं जहां पे वो बोलता है लाइक एंड काइंड, मींस उससे मिलता जुलता सेम गुड्स आप देख लो जो मार्केट में अवेलेबल है और जिसका प्राइस भी अवेलेबल हो मार्केट में, जिसे आपको पता है कि हाँ ये गुड्स इतने का बिक रहा है मार्केट के अंदर, तो लाइक एंड काइंड का मतलब होता है मिलता जुलता, जो कि सेम वर्क कर रहा हो। अब उसके बाद में आता है कि भाई हमारे पास में तीनों ही नहीं है, ओपन मार्केट वैल्यू भी नहीं है, ओपन मार्केट वैल्यू हम निर्धारित भी नहीं कर पा रहे, डिटरमाइन नहीं हो पा रही है, लाइक एंड काइंड भी हमें नहीं मिल पा रहा, तो गवर्नमेंट कहती है भाई तीनों से ही बाहर हो गए, कोई बात नहीं, हम फिर भी आपको बता दे रहे हैं कि आपको कैसे निर्धारित करना है। तो आप रूल 30 या रूल 31 में चले जाओ, आप उनके पास जाओ, वो आपको बताएंगे कि भाई कैसे निर्धारित करनी है आपको वैल्यू। तो रूल 30 तो ये बोलता है, ये बात करता है गुड्स के लिए, ये बात करता है गुड्स के लिए। मैं गुड्स के लिए क्यों बोल रहा हूं, ये जब मैं रूल 30 बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा इसमें क्यों बोल रहा हूं मैं कि गुड्स के लिए ही बात करता है, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग, कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो आपकी आ रही है, जो कॉस्ट आ रही है, आप उसके ऊपर 10% यानी कि आप 110% मान लो उसकी सेल वैल्यू होगी, जो आपकी कॉस्ट बढ़ रही है उसका 110%, मीन्स अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपको 100 रुपए की पड़ रही है तो जो इसका सेल प्राइस माना जाएगा वो 110 रुपए माना जाएगा, इसके ऊपर 10% बढ़ा करके ले लो, 10% इंक्रीज करके ले लो, तो 110 रुपए आप मान लो कि भैया सेल वैल्यू है हमारी। रूल 30 ये बोलता है। रूल 31 क्या बोलता है, भाई ऊपर जो अदर रूल्स है उसमें किसी में डिटरमाइन नहीं कर पा रहे आप, तो आप रूल 31 में बोलता है कि भैया जैसा 15 के अंदर जो रीजनेबल लगता है, जो गवर्नमेंट बताएगी उसके हिसाब से आप निर्धारित कर लो, मीन्स रीजनेबल, रीजनेबल प्राइस देख लो आप एज पर सेक्शन 15, सेक्शन 15 के हिसाब से जो आपको रीजनेबल लगता है आप उसके हिसाब से निर्धारित कर लो। अगर भाई रूल 30 से भी नहीं हो पा रहा, लाइक एंड काइंड भी नहीं है, ओपन मार्केट वैल्यू भी अवेलेबल नहीं है, या ओपन मार्केट वैल्यू मतलब आप यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, या ओपन मार्केट वैल्यू यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है, मीन ऊपर के रूल से बाहर हो गए, तो फिर गवर्नमेंट कहती है भाई रूल 31 में चले जाओ, रूल 31 के अंदर जाकर के आप देख लो जो रीजनेबल लगता है वो आप ले लो। ये ज्यादातर रूल 31 आपका यूज होता है सर्विसेज के केस के अंदर, सर्विस के केस में ये होता है कि गवर्नमेंट ये कहती है क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग तो कर नहीं रहे तो आपको तो पता नहीं है भाई, तो रूल 30 से आप डायरेक्ट रूल 31 में चले जा सकते हैं सर्विस के केस के अंदर, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग का केस होता तो आपको रूल 30 में जाना पड़ेगा पहले, बट अगर रूल 30 से अभी बात नहीं बनती तो फिर आप रूल 31 में जाएंगे, ठीक है। ये है हमारा रूल नंबर 27 जिसमें वो बोलता है कंसिडरेशन ऑफ सप्लाई नॉट ओनली इन मनी, ठीक है। तो ये इतना सा ही है रूल, इसमें ये तरीके बताए हुए हैं, ये जब बताए कि आप पूरा का पूरा सोल कंसिडरेशन जो है प्राइस जो है मनी में नहीं दे रहे, ठीक है, सोल कंसिडरेशन नहीं है, प्राइस जो एक्चुअली पेड और पेबल है वो सोल कंसिडरेशन नहीं है, मीन वो प्राइस
मनी में नहीं जा रहा सारा का सारा, कोई अदर चीज भी आपको उसकी वजह में देनी पड़ रही है, तब हम रूल्स में जाते हैं। ठीक है, तो ये रूल्स इतना सही है। मैं अगला रूल अगली वीडियो में कवर करूंगा, जिसमें हम रूल 28 और रूल 29 दो रूल कवर करेंगे एक साथ, क्योंकि वो दोनों के दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं बिल्कुल। तो वो दोनों रूल्स हमारे एक वीडियो में कवर हो जाएंगे। इस रूल के अंदर या फिर इससे पीछे जो वैल्यू सेक्शन 15 मैंने जो वीडियो डाली है, अगर उससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो, तो आप मेरे चैनल पे जो मेरा कमेंट का बॉक्स है वहां पे कमेंट छोड़ दीजिएगा, मैं उसको बता दूंगा। बाकी अगर कोई क्वेरी और इससे रिलेटेड आ रही है और आपको मुझसे डायरेक्ट बात करनी है, तो मैं वहां पे नंबर भी अपना छोड़ दूंगा, मेल आईडी छोड़ दूंगा, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। तो मेरा कॉल करने का टाइम होगा वो आप मेरे को 8 बजे के बाद में कभी भी कॉल कर सकते हैं इन इवनिंग। और मेल आपको करना है तो आप मेरे को मेल छोड़ सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी रिप्लाई कर दूंगा। और अगर ये वीडियो मेरी पसंद आ रही है और ऐसी अपडेटेड वीडियो आपको और चाहिए मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। मैं दिनेश मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।